राजा हरी सिंह 1926 में जम्मू कश्मीर के महाराजा बनते हैं और कश्मीर की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। इसकी शुरुआत राजा हरी सिंह के मुस्लिम बहुल क्षेत्र के शासक बनने से होती है और इस क्लिप में आप आसानी से देख सकते हैं कि वह लोगों को सलाम भी कर रहे हैं। आज़ादी के समय जो कुछ भी हुआ उसे समझने के लिए आपको हरी सिंह के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। आपको समझना होगा कि राजा हरी सिंह उस समय पूरे उपमहाद्वीप में सबसे अधिक धन खर्च करने वाले राजा थे। कहा जाता है कि जब उनके चाचा प्रताप सिंह की मृत्यु होती है तब जब तक उनकी चिता जलती रही, हरी सिंह उसमें लगातार सोना डालते रहे। उनके राज्याभिषेक में भी घोड़ों और हाथियों को भी सोने से सजाया गया था और ऐसा कहा जाता है कि उनकी वार्षिक आय लगभग $10 मिलियन थी। उनके पास अपना खुद का चांदी चढ़ा हुआ हवाई जहाज़ भी था, लेकिन उनका शासन। चलिए अब आते हैं 1947 में, जब भारत स्वतंत्र हुआ। भारत में कुछ देसी रियासतें हुआ करती थी और इन देसी रियासतों को अंग्रेज़ों ने 3 विकल्प दिए थे, या तो वे भारत में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान चले जाएं, या फिर वे स्वतंत्र रहें। अंग्रेज़ चाहते थे कि इन लोगों में कभी बने ही ना, इतनी लड़ाई ही हो जाए कि भारत कभी एक ना हो पाए। और फिर वहाँ एंट्री होती है सरदार पटेल जी की, जो कहते हैं कि भारत में सबको मिलना होगा, भारत एक होगा। वीपी मेनन भी उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र हरा भरा है। इस प्रकार हैदराबाद, मैसूर, त्रिवेंद्रम और जूनागढ़ राज्य भी आपको हरे रंग के दिखाई देंगे। इन कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों का 3 महीने के भीतर में भारत में विलय करवा दिया गया। एकीकरण की विधि बहुत सरल थी। लेटर हेड छपवाया गया और इसे सभी रियासतों को भेज दिया गया। इसमें प्रत्येक रियासत के शासकों को इस पे अपने हस्ताक्षर करने होते थे। कुछ तो बड़े प्यार से राजी हो गए और कुछ धमकियों से, क्योंकि मुद्दा उन्हें स्वायत्तता देने का नहीं बल्कि भारत में विलय होने का था। लगभग सभी रियासतें भारत में शामिल होने को तैयार हो गई, लेकिन अंत में आखिरी में 3 रियासतें बची जो कि भारत में शामिल होने को तैयार नहीं थी। स्वतंत्रता के 1 महीने के भीतर ही जूनागढ़ आधिकारिक रूप से पाकिस्तान में शामिल हो गया और नक्शे में भी दिखा दिया गया। जूनागढ़ थोड़ा साइड में पड़ता है, इसकी पाकिस्तान से कोई सीमा नहीं लगती। ऊपर से यहाँ की बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी, इसीलिए जूनागढ़ के लोग पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। और यहाँ का जो नवाब था वो चुपके से पाकिस्तान भाग जाता है। तब निर्णय लिया जाता है कि जनमत संग्रह कराया जाए, यानी कि सार्वभौमिक मतदान कराया जाए। इसमें से 99% वोट भारत में शामिल होने के पक्ष में भी हो और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन जाए। हैदराबाद एक प्रसिद्ध रियासत थी और उसका नवाब भी चाहता था कि वह पाकिस्तान में शामिल हो जाए, जबकि उस समय का हैदराबाद राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और आज के आंध्र प्रदेश के हिस्सों को जोड़कर बनाया गया था। ये भारत के मध्य में एक छोटा पाकिस्तान बनने जैसा था। पटेल ऐसा कतई नहीं चाहते थे। इसीलिए काफ़ी बातचीत के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तो पटेल जी ने नवाब के सामने नवंबर 1947 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसका मतलब था कि आप अब अगले 1 साल तक बिल्कुल चुप बैठेंगे और अब सारी बातचीत अगले साल नवंबर 1948 में होगी। फिर जम्मू कश्मीर का मामला आता है। ये एक ऐसी रियासत थी जो कि ना तो भारत में रहना चाहती थी और ना पाकिस्तान में, वो स्वतंत्र रहना चाहती थी। जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन हरी सिंह के पास जाते हैं और इस बातचीत में हरी सिंह कहते हैं हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। माउंटबेटन भी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप स्वतंत्र रहेंगे तो भारत से आपको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा, लेकिन वहीं पाकिस्तान आप पर हमला कर सकता है। सरदार जी भी हरी सिंह को यही समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हरी सिंह लगातार उनकी बात को टाल रहे थे। इसके मुख्यतः 2 कारण थे। पहला यह कि वो अपनी गद्दी से बहुत परेशान थे और हरी सिंह एक हिंदू शासक थे जिनके राज्य में 70% लोग मुस्लिम थे और इस वजह से हरी सिंह को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि अगर वो पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं तो एक इस्लामिक देश में हिंदू राजा बन जाते हैं और वो टिक नहीं सकते। अगर वो भारत में शामिल हो जाएंगे तो लोकतंत्र आने के कारण वहाँ चुनाव प्रक्रिया होगी और जहाँ उनकी जनता उन्हें कभी नहीं चुनेगी। इसीलिए हरी सिंह अपनी गद्दी बचाने के लिए सब देख रहे थे। उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला घाटी में इतनी लोकप्रिय हो गए थे कि उनके अनुरोध पर कश्मीर में एक आंदोलन शुरू हो गया, कश्मीर छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन में लोग मांग कर रहे थे कि राजा हरी सिंह को अपनी गद्दी छोड़ देनी थे। दरअसल शेख अब्दुल्ला ने राजा हरी सिंह को एक पत्र लिखा और कहा कि भारतीय संघ को भी उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन हरी सिंह ने उनकी एक भी नहीं सुनी, जिसकी वजह से कश्मीर हमेशा के लिए बदलने वाला था। 22 अक्टूबर 1947 को स्वतंत्रता के 2 महीने के बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने जूनागढ़ के उदाहरण से सबक सीखा है कि अगर जनता विद्रोह कर दे तो राजा की मर्जी से कुछ नहीं होता, और पाकिस्तान जानता था कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम बाहुल राज्य है, इसीलिए पाकिस्तान को लगता था कि जम्मू कश्मीर उसका हिस्सा बन जाना चाहिए।
जबकि भारत का रुख साफ था, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं और हमारे लिए ये मायने नहीं रखता कि राज्य में हिंदू हैं या मुसलमान, ये सभी भारत के लोग हैं। और इसीलिए पाकिस्तान ने योजना बनाई कि इस योजना का नाम ऑपरेशन गुलमर्ग रखा। इस योजना का नेतृत्व पाकिस्तान कर रहा था। मेजर जनरल अकबर खान की सेना की योजना थी कि पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर पर आक्रमण करेंगे और वहां अशांति पैदा कर देंगे। पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण कर लोगों को प्रवेश देने के बहाने श्रीनगर को अपने नियंत्रण में ले लेती, और जिसके चलते हमले के कुछ दिन पहले ही मेजर ओएस कलकत्ता को पूरी तरीके से योजना के बारे में पता चल जाता है। वो ब्रिटिश भारत में पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में तैनात थे। इससे पहले कि वो पाकिस्तानी सेना उन्हें गिरफ्तार कर पाती, वह जानकारी लेकर दिल्ली पहुंच जाते हैं, और यह 18 अक्टूबर 1947 की बात है। तो मूलतः हमले के कुछ दिन पहले ही भारतीय नेतृत्व को पूरी जानकारी थी कि पाकिस्तान कश्मीर को हड़प सकता है, लेकिन राजा हरि सिंह किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थे। पाकिस्तान ने आखिरकार 22 अक्टूबर को यह हमला कर ही दिया, जो आज भी कश्मीर के इतिहास में दर्ज है, और इसे वो काला दिन मानते हैं, जब पाकिस्तानी सेना ने हर आदिवासी समुदाय से हजारों लोगों को लश्कर में तैयार करने को कहा। लश्कर का मतलब सेना। ऐसे 6 लश्कर मुजफ्फराबाद से श्रीनगर की ओर भेजे गए और 2 लश्करों को हाजीपुर दर्रे से सीधे गुलमर्ग भेजा गया। 2 लश्करों को हंदवाड़ा और सोपोर की ओर भेजा गया और 10 लश्करों को पूंछ से राजौरी के रास्ते जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने को कहा गया। यानी कुल मिलाकर खुद को आज़ाद कश्मीर फोर्स कहने वाले लगभग 20,000 आतंकवादियों ने एक साथ हमला कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के कई जवान भी इन कबायलियों के साथ छिपे हुए थे, पर वे इस हमले में उनका पूरा साथ दे रहे थे। पाकिस्तानी सेना की 7 पैदल टुकड़ियां भी स्टैंड बाय मोड पर खड़ी हुई थी, जो कि 22 अक्टूबर को ये सभी आक्रमणकारी मुजफ्फराबाद पहुंच जाते हैं। इस समय राजा हरि सिंह की सेना का नेतृत्व ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह कर रहे थे, जिन्हें एहसास हो गया था कि उनकी सेना लश्कर के खिलाफ नहीं लड़ पाएगी। हरि सिंह को भी ये डर था कि उनकी सेना के मुस्लिम सैनिक विद्रोह करके लश्कर में शामिल हो जाएंगे और वे आज़ाद कश्मीर फोर्स में शामिल हो सकते हैं, और उनका डर सच निकला। 23 अक्टूबर को ये लुटेरे उरी पहुंच जाते हैं और राजा हरि सिंह की सेना के कई सैनिक भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। जैसे ही यह हरि सिंह को खबर मिलती है और वो 85 वाहनों के काफिले के साथ श्रीनगर से जम्मू की ओर निकल पड़ते हैं और भारत से मदद मांगने लगते हैं। वहीं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह अपना ध्यान उरी पर लगाते हैं और पाकिस्तानियों के वहां पहुंचने से पहले ही एक महत्वपूर्ण पुल पर बमबारी कर देते हैं। यह इसलिए किया गया ताकि लश्कर नदी को पार न कर पाए और जिससे कि उन्हें अधिक समय मिल जाए। इसीलिए पाकिस्तानियों को नदी पार करने में 2 दिन लग गए और इन 2 दिनों में जम्मू कश्मीर का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। यदि यह पुल नहीं टूटा होता तो भारत के किसी भी तरीके की कार्रवाई करने से पहले ही पाकिस्तान की सेनाएं पूरे कश्मीर में फैल सकती थी। और जब 2 दिन बाद पाकिस्तानी सेना नदी पार कर रही थी तो हरि सिंह जम्मू आए और वीपी मेनन उनसे मिलने यहाँ गए। देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन कंट्रोल अभी भी माउंटबेटन के हाथ में था और माउंटबेटन का कहना था कि जब तक कश्मीर एक स्वतंत्र क्षेत्र है तब तक भारत द्वारा उस पर किसी भी तरीके का युद्ध या सेना भेजने का मतलब होगा कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और नेहरू या पटेल इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। कश्मीर में 25 अक्टूबर तक आक्रमणकारी बारामूला तक पहुंच चुके थे और बारामूला में ये बर्बर लोग खुलेआम बड़े पैमाने पर हत्या, बलात्कार और लूट कर रहे थे। यह आक्रमण इतना हिंसक था कि जब यह सब समाप्त हुआ तो मूला में केवल 1/3 नागरिक ही बचे थे और 26 अक्टूबर तक इन आक्रमणकारियों ने श्रीनगर को भी घेर लिया और वीपी मेनन ने हरि सिंह से स्पष्ट कहा कि अगर कश्मीर को बचाना है तो केवल एक ही रास्ता है कि आपको भारत में मिलना होगा, जिसके चलते हरि सिंह ने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और उस समय उन्हें एहसास नहीं था कि हमलावर श्रीनगर के करीब पहुंच गए हैं। वहीं कुछ दस्तावेज भी तैयार किए गए और उन दस्तावेजों में कुछ शर्तें भी थी। वो शर्तें ये थी कि भारत केवल विदेशी मामलों और रक्षा और कश्मीर के संचार और अन्य चीज़ों को ही संभालेगा। यह दस्तावेज स्थानीय प्रशासन के पास ही रहेगा, लेकिन कश्मीर के लिए यह दस्तावेज अलग से नहीं बनाया गया। भारत में शामिल होने वाली सभी रियासतों ने एक ही दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और बाद में कश्मीर में इतनी समस्या पैदा हो गई। इसके बारे में आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जिससे आप आगे समझेंगे। वीपी मेनन इस दस्तावेज को लेकर दिल्ली आते हैं और माउंटबेटन से इस पर हस्ताक्षर करवाते हैं। माउंटबेटन 27 अक्टूबर को इस विलय को मंजूरी दे देते हैं, जिसके बाद भारतीय सेना कश्मीर के लिए रवाना हो जाती है और जल्द ही कश्मीर को खाली कर लिया जाता है। तभी पंडित नेहरू एक अपना बयान देते हैं और इस बयान को लेकर उनकी बहन
यूएन चली जाती हैं और उनका कहना था कि हम इस मुद्दे को यूएन में उठाएंगे और वहाँ पर जन्म संग्रह कराएंगे। और 2 महीने बाद 31 दिसंबर को बहन उनकी यूएन चली भी जाती हैं, जिसके चलते 31 दिसंबर 1948 में अंततः युद्ध रुक जाता है और युद्ध विराम हो जाता है और एलओसी खींची जाती है, जिसमें कश्मीर का 2/3 हिस्सा हमारा आता है और 1/3 हिस्सा पाकिस्तान को अवैध कब्जे के रूप में दे दिया जाता है। अगर ये सब नहीं होता तो शायद आज हमारे पास पूरा कश्मीर होता। जब युद्ध रुका तो हमने लगभग, हमारी सेनाओं ने, भारत की सेनाओं ने लगभग कश्मीर को खाली करवा लिया था, लेकिन अगर ये मामला यूएन ना जाता तो आज हमारे पास पूरा कश्मीर होता। और वहीं बात आती है 13 सितंबर 1948 को पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया और 5 दिन के युद्ध के बाद हैदराबाद को भारत में मिला लिया। इसी बीच हैदराबाद के नवाब भी यूएन पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भारत ने हम पर हमला किया है। कहा जाता है कि पटेल जी ने नेहरू जी से ऑपरेशन पोलो के बारे में कोई इजाज़त भी नहीं मांगी थी और नेहरू जी इस बात से काफ़ी नाराज़ भी थे। इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि नेहरू जी कश्मीर में युद्ध विराम सिर्फ इसी वजह से कराना चाहते थे क्योंकि हैदराबाद मुद्दे के कारण भारत की पहले से ही बहुत बुरी छवि बन गई थी और नेहरू अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को लेकर बहुत सचेत थे, जबकि पटेल जी को इस बारे में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। वहीं 30 अक्टूबर 1947 से शेख अब्दुल्ला कश्मीर का प्रशासन संभाल रहे थे और 5 मार्च 1948 को राजा हरी सिंह अंतरिम सरकार भी बना देते हैं और शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बना देते हैं। 1949 में नेहरू पटेल और शेख अब्दुल्ला के बीच एक दैनिक बैठक होती है और समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद शेख अब्दुल्ला को भी हमारी संविधान सभा का हिस्सा बनाया जाता है और इसी कारण हमारे संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल किया जाता है। 1950 तक पटेल जी की मृत्यु हो गई, जिसका मतलब यह हुआ कि 1951 में कश्मीर से जुड़े सभी मुद्दे फैसले नेहरू जी ले रहे थे। कश्मीर का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाता है और 1952 में हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह को राज्य का प्रमुख बना दिया जाता है। वहीं 1950 से 1952 के बीच नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच दैनिक समझौता हुआ, जिसमें कुछ बातें तय हुई कि जैसे शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि कश्मीर के राज्य प्रमुख को सदर रियासत कहा जाए और राज्य में मुख्यमंत्री की जगह वजीर आजम यानी कि प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग किया जाए। इसके अलावा राज्य का झंडा भी अलग रखा जाए और ये सारी नेहरू जी ने सभी मांगे स्वीकार भी कर ली। शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बन गए। पहले तो वे भारत के पक्षधर थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पाकिस्तान से लगाव बढ़ने लगा और समय समय पर वे पाकिस्तान की आज़ादी की बात करने लगे। उसके बाद 1975 से 1982 तक शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनते। 1982 में उनकी मृत्यु हो जाती है और जिसके बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। फारूक अब्दुल्ला जो कि पूरी तरह कांग्रेस के नियंत्रण में नहीं थे, इसीलिए वो कहीं पाकिस्तान की बात करने लगते, कहीं अलगाववाद की बात करने लगते। वहीं दूसरी ओर फारूक अब्दुल्ला के बहनोई गुलाम मोहम्मद भी सीएम बनना चाहते थे, इसीलिए कांग्रेस ने उनका समर्थन किया और विधायक भी जुटा लिए। उन्हें तोड़कर गुलाम मोहम्मद को सीएम बना दिया गया। कांग्रेस ये सोचती थी अगर उनका पसंदीदा शख्स मुख्यमंत्री होगा तो उनके नियंत्रण में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुलाम मोहम्मद भी भड़काऊ भाषण देने लगे, जम्मू सचिवालय के अंदर मस्जिद बनाने की बात करने लगे। इसको लेकर जब हिंदुओं ने वहां विरोध किया तो दंगे भड़का दिए गए। ऐसी स्थिति में राज्यपाल जगमोहन को सरकार बर्खास्त करनी पड़ गई। वहीं दिल्ली में शाहबानो केस भी उसी समय आया, जिसको लेकर मुसलमानों में काफ़ी नाराजगी थी, जिसको लेकर राजीव गांधी सरकार ने उनको शांत करने के लिए 1986 में एक कानून पारित करके इस मामले को पलट दिया। और वहीं हिंदुओं में सामंजस्य बैठाने के लिए टीवी पर रामायण जैसी चीज़ें दिखाना शुरू कर दिया। इन्हीं सब के बीच कश्मीर में व्यापक हिंसा फैल गई। 300 से अधिक कश्मीरी हिंदुओं के घर जला दिए गए, 50 से अधिक मंदिरों पर हमला किया गया, उनके व्यवसाय समितियों पर हमला किया गया। 1987 तक हालत इतने खराब हो गए, सभी अलगाववादियों ने मिलकर एक मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट नाम की एक पार्टी भी बना ली। यासीन मलिक, जिसका आप नाम सुनते हैं, वो इसका हिस्सा था और इस पार्टी के कई नेता बाद में आतंकवादी भी बन गए। कश्मीर में चुनाव हुए तो केंद्र सरकार को इस बात का डर था कहीं से ये उग्रवादी संगठन फिर से एक्टिव न हो जाए। वहीं इन उग्रवादियों ने ऐसा माहौल बनाया था कि जो भी भारत के समर्थन में बात करता उसको वे मार देते, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। वहीं 1989 में स्थिति इतनी खराब हो गई कि आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों पर इतना हमला करना शुरू कर दिया। 14 सितंबर 1989 को उन्होंने टीका लाल टपल जी की हत्या कर दी, जो कि जेएनके में भाजपा के उपाध्यक्ष थे। और वहीं 4 नवंबर को रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू जी की हत्या कर दी जाती है, जिन्होंने मकबूल भट्ट की एक फांसी सुनाई थी। वहीं कश्मीर में लाउड स्पीकर पर घोषणाएं कर दी जाती है कि कश्मीरी हिंदुओं यहाँ से चले जाओ वरना एक एक करके मारे जाओगे। 19 जनवरी 1990 की वो काली रात थी जब कश्मीरी हिंदुओं पर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया। जो हिंदू बच गए वो अपनी जान बचाकर कश्मीर
छोड़कर चले गए। जगमोहन 19 जनवरी को ही जे.एन.के के राज्यपाल बने थे और अगले 5 महीने तक ही रहे। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को बचाने में काफ़ी भूमिका अदा की। उसके बाद वहाँ पर काफ़ी दिनों तक राष्ट्रपति शासन ही लगा रहा। उसके बाद वहाँ पर फिर से चुनाव हुए और अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें आपको पता ही होगा किसकी जीत हुई है। और फिलहाल इस समय जब से 370 हटा है उसके बाद राष्ट्रपति शासन, उसके बाद जो अब सरकार आई है तब से जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था कायम है और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। और रही बात पीओके की, जो मैंने अभी जस्ट पहले अभी शुरुआत में बताया कि वो कैसे कैसे पीओके नाम पड़ा और कैसे पीओके का हिस्सा हमारे हाथ से गया, वो सारी चीज़ें अब फिर से पुनः हमारे पास होंगी। पीओके हमारा फिर से वापस होगा, क्योंकि अभी मैंने पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि एस जयशंकर ने यूएन में जाकर अपना बयान दिया है कि हम यूएन अपना पीओके जो कि हमारा है वो जल्द ही हमारे पास होगा और जिस दिन वो आज़ाद होगा हम उस दिन फिर आपसे फिर उस पर एक वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे क्या मामला अब वहाँ पर है। तो जल्द ही मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा पीओके हमारे पास हो। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।